वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग इंटर में बायोलॉजी में पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो फुल बेस्ड कॉन्सेप्ट के साथ फुल डिटेल होगा, जिसमें हम लोग बच्चों पुष्प की संरचना के बारे में, बीजांड यानी गुरु बीजाणुधानी के बारे में, परागण के बारे में यानी स्वपरागण, परपरागण इत्यादि, निषेचन इत्यादि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले पुष्प के बारे में। ठीक है, पुष्प की संरचना कैसी होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर है पुष्प की संरचना करा है। पुष्प में सामान्य रूप से एक वृंत डंठल पाया जाता है, जिसे पुष्प वृंत कहते हैं। वह पुष्प जिसमें पुष्प वृंत पाया जाता है उसे सवृंत, तथा जिसमें वृंत नहीं होता उसे अवृंत कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी यदि देखेंगे इस पुष्प की संरचना में, तो जो यह वाला भाग है जिसको हम लोग डंठल अपनी भाषा में कहते हैं, ठीक है, जहाँ से कली निकलती है और फिर आगे चलकर वह फूल में बदल जाती है, तो इस डंठल को ही, ठीक है बच्चों, हम लोग पुष्प वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पुष्प वृंत कहते हैं। ठीक है, अब जिसमें यह पुष्प यह कह रहा है कि यह वृंत पाया जाता है उसे संवृंत कहते हैं, तथा जिसमें यह वृंत नहीं पाया जाता उसे अवृंत कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि वृंत का ऊपरी भाग फूलकर एक तस्तरी के समान संरचना बनाता है, जिसे पुष्पासन यानी थैलेमस कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आप देख रहे हैं कि यह आगे चलकर एक गोल सी यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने तस्तरी के समान, ठीक है बच्चों, तस्तरी के समान संरचना बना रहा है। कहने का मतलब है, आप अब दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वह संरचना जिस पर पूरा फूल माने व्यवस्थित रहता है, आसन रहता है, बैठा रहता है, उसे ही हम लोग पुष्पासन कहते हैं। ठीक है बच्चों, पुष्पासन किसे कहेंगे? तो पुष्प का वह भाग जिस पर फूल बैठा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। ठीक है, यानी यह वाला आपका देख रहे हैं, तो यह भाग क्या है बच्चों? पुष्पासन है, जो फूला हुआ भाग है पुष्पासन है। आगे करा है, पुष्पासन पर पुष्प के विभिन्न अवयव ठीक उसी प्रकार व्यवस्थित रहते हैं जैसे तने पर पत्तियां विन्यासित होती है। जैसे यहाँ पर है पुष्पीय अवयव पुष्पासन पर सर्पिलाकार या चक्राकार क्रम के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब कराएंगे पुष्प का अवयव पुष्प पत्र कहलाते हैं। एक पुष्प में पुष्प पत्र 4 चक्रों में पाए जाते हैं। बाहर वाले 2 चक्र को सहायक चक्र या वर्धी चक्र और अंदर वाले 2 चक्रों को जनन चक्र कहते हैं। बाहर से अंदर की ओर इन चक्रों को माने निम्न प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग निम्न प्रकार से क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले है आपका बाह्य दल यानी कैलक्स किसे कहते हैं बच्चों? बाह्य दल किसे कहते हैं? तो यहाँ पर है उसका परिभाषा, पुष्प के सबसे बाह्य चक्र को बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसकी एक इकाई को बाह्य दल यानी सेपल कहते हैं। बाह्य दल हम सामान्यतः हरे रंग के होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि बाह्य दल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण तथा पुष्प की कलिका अवस्था के समय सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी आप देख रहे हैं जो गुलाब के फूल में आपने देखा होगा, यह नीचे की ओर ऐसे लटका हुआ भाग है, यह हमेशा हरे कलर का होता है। ठीक है बच्चों, यह हमेशा हरे कलर का होता है, क्योंकि यह जब पुष्प कली अवस्था में रहता है तो वह कली को यह सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, और एक्स्ट्रा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाकर उसको सप्लाई करता है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? बाह्य दल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम लोग? बाह्य दल का मतलब यानी सेपल कहेंगे। ठीक है बच्चों, सेपल कहेंगे। आप इसमें भी चित्र में देख रहे हैं, यह वाला जो भाग निकला है इसे हम लोग क्या कहेंगे? सेपल कहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं ना? यह हमेशा कैसा रहता है? हरे कलर का हमेशा होता है। ठीक है बच्चों, क्यों होता है? क्योंकि यह कली अवस्था में, ठीक है, पुष्प को भोजन देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरा दिख रहे हैं यहाँ पर बच्चों, दूसरा आप देख रहे हैं तो ये आपका है दलपुंज। ठीक है बच्चों, क्या है आपका दलपुंज है। ठीक है, दलपुंज यानी कोरोला। ठीक है बच्चों, दलपुंज किसे यहाँ पर है, कोरोला। कोरोला क्या कर रहा है, तो पुष्प का दूसरा चक्र अर्थात बाह्य दल के अंदर की ओर स्थित दूसरे चक्र को दलपुंज कहते हैं। इसकी एक इकाई को दल कहते हैं, यानी पेटल कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी गुलाब के फूल में आपने देखा होगा जो कलर वाला, कलरफुल वाला भाग होता है, जो कलर होता है उसको दलपुंज कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। और उसके एक भाग को, किसी एक दल को हम लोग, किसी एक उसके भाग को हम लोग दल कहते हैं, यानी पेटल कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए यह फूल है, इसके चार यहाँ पर यह दल है, और इन चार दलों से ही मिलकर क्या बना है बच्चों, पूरा दलपुंज बना है। ठीक है, समझ रहे ना, यह पूरा दलपुंज बना है। ठीक है, यह मुख्यतः रंगीन होते हैं। ठीक है बच्चों, रंगीन होते हैं, दल परागण में सहायता करते हैं। रंगीन क्यों होते हैं, आपने गुलाब को देखा हुआ, हमेशा वह लाल कलर का होता है या और भी कलरों में होता है। ठीक है बच्चों, तो वह रंगीन इसलिए होता है क्योंकि वह भौरों को, तितलियों को आकर्षित कर सके और परागण की क्रिया को संपन्न करा सके। ठीक है बच्चों, आप लोग भी देखे होंगे, आप लोग भी उसी कलर को देखकर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि जो दिन में फूलने वाले खिल होते हैं, ठीक है बच्चों, जो फूल खिलने वाले होते हैं दिन में, वो हमेशा कलरफुल रहते हैं, क्योंकि दिन में कलर को ही, ठीक है बच्चों, रंग को ही देखकर कोई भी कीट पतंगा, भौरा यहाँ पर उसके कलर को ही देखकर पहुँचता है, जिसकी वजह से परागण की क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, और रात में जो खिलने वाले फूल है उनके दल हमेशा कैसे होते हैं, सफ़ेद कलर के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सफ़ेद कलर के, क्योंकि यदि कोई रंगीन भी होगा तो इसमें रात में दिखेगा नहीं, और हमेशा वो सुगंधित रहते हैं। ठीक है बच्चों, जो सफ़ेद जिसका दल रहेगा वो हमेशा सुगंधित रहेगी, जिसकी वजह से, ठीक है, रात में जो कीट पतंगे हैं, ठीक है, भौरा तितली है, वह फूलों के खुशबू को सूंघकर वहाँ पर आए, जिसकी वजह से वह परागण की क्रिया, निषेचन की क्रिया, ठीक है बच्चों, संपन्न हो। इसलिए यह कारण है, यह हमेशा जो दलपुंज है या उसका एक भाग, ठीक है, उसका एक भाग जिसको पेटल कहते हैं, वो हमेशा रात में सफ़ेद वाला रहेगा और दिन में कलर वाले रहेंगे। ठीक है बच्चों, कह रहा है जिन पुष्पों में बाह्यदल पुंज कैलेक्स एक दल पुंज में अंदर स्पष्ट नहीं होता उसे परिदल पुंज कहते हैं। इसकी एक इकाई को परिदल कहते हैं। ठीक है बच्चों, परिदल पुंज रंगीन हो तो पुष्प के दलाभ तथा रंगहीन को बाह्य दलाभ या सेप्लाइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, यदि जो परिदल पुंज है रंगीन है तो उसको दलाभ कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, दलाभ कहेंगे, और यदि वह रंगीन नहीं है तो बाह्य दलाभ या सेप्लाइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी यह जो है आपका दल यदि रंग वाला है तो आप यहाँ पर उसको दलाभ कहेंगे, और यदि रंग वाला नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, बाह्य दलाभ कहेंगे। कब यह अवस्था होगी, जब पुष्प में बाह्य दल पुंज एक दल पुंज के अंदर माने स्पष्ट न समझ में आए, यह बाह्य दल कौन सा है और आपका दल पुंज कौन सा है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे। चलिए अगला देखते हैं उसका हम लोग, पुमंग या नरजननांग। ठीक है बच्चों, क्या रहेगा आप लोग को, पुमंग या नरजननांग के बारे में अध्ययन करेंगे। कर रहा है पुष्प का तीसरा चक्र अर्थात दलपुंज के अंदर की ओर स्थित चक्र को पुमंग कहते हैं। इसकी एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। ये पुष्प के नरजननांग एवं आवश्यक अंग होते हैं। पुंकेसर, परागकोश एवं पुतंतु, ठीक है बच्चों, से मिलकर बना होता है। ठीक है बच्चों, जो पुंकेसर है, परागकोश, योजी एवं पुतंतु से मिलकर बना होता है। परागकोश में परागकण या लघु बीजाणु बनते हैं। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर इस बच्चों, यहाँ पर इस फूल में, तो यह वाले जो भाग है इसको हम लोग पुतंतु कहते हैं।
जो यह वाला अपने गुड़हल में देखा होगा, एक लंबी सी नली के रूप में निकला रहता है, इसको हम लोग पुतंतु कहते हैं। आगे चलकर यह गांठ के रूप में हो जाता है बच्चों, ऐसे गांठ के रूप में होता है, इसको हम लोग परागकोश कहते हैं। ठीक है बच्चों, और परागकोश के अंदर ही यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि पराग कण भरे रहते हैं। ठीक है बच्चों, जो परागण की क्रिया को संपन्न कराते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपने समझा। और तीनों को, ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसको, यह जो आपका फिलामेंट है, इसको जिसको पुतंतु कहते हैं, परागकोश, और जो इसके अंदर भरा है परागकण, इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पुंकेसर। यानी यह नर वाला अंग कहलाता है, नर वाला भाग कहलाता है, या इसको नर जननांग कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हैं ना? यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? नर जननांग कहेंगे। किसको? इस पुतंतु को, फिलामेंट को। ठीक है बच्चों, यहाँ पर परागकोश को, ठीक है, यहाँ पर एंथर को, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो पराग कण रहेगा इसको। ठीक है बच्चों, इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? यह पुंकेसर के भाग कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, या नर जननांग के भाग कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग स्त्री के जननांग को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बता देता हूँ, यह है आपका जो स्त्री वाला यह भाग है, यह ऊपर उठा हुआ, हमेशा यहाँ पर ऐसे उठा हुआ, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। और इसके बाद जो सुराही के समान यह गर्दन रहेगी, इसके पतली एकदम, इसको वर्तिका कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, और वर्तिकाग्र को स्टिग्मा कहते हैं, और वर्तिका को स्टाइल कहते हैं। और यहाँ पर जो ये फूला हुआ भाग है, इसको अंडाशय कहते हैं बच्चों, ओवरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इस अंडाशय के अंदर यहाँ पर अंडे भरे रहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अंडे भरे रहते हैं इस प्रकार से। तो इन तीनों को ही हम लोग जयांग या स्त्री केसर कहते हैं, यानी स्त्री वाला भाग कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? स्त्री वाला भाग कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों जयांग के बारे में देखते हैं, फीमेल वाला। तो पुष्प का चौथा चक्र अर्थात पुष्प के अंदर की ओर स्थित चक्र को जयांग कहते हैं। यह भी पुष्प का आवश्यक भाग होता है। इसे पुष्प का मादा जयांग, ठीक है, जननांग कहते हैं। इसकी इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे? स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। मैंने आपको बताया अभी किसको किसको बच्चों? तो स्टिग्मा को, वर्तिकाग्र को, वर्तिका यानी स्टाइल को, और ओवरी यानी अंडाशय, तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे? इसको स्त्री केसर या अंडप या अंडाशय कहेंगे। अंडप में मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, कितने भाग पाए जाते हैं? जो अभी मैं बता रहा था, अंडाशय यानी ओवरी की बात कर रहा है। इसके बाद यह जो सुराही के समान यह पतला सा है, इसको हम लोग कहेंगे वर्तिका यानी स्टाइल कहेंगे। ठीक है बच्चों, और ऊपर जाकर यहाँ पर इस प्रकार की संरचना बनाएगा, इस प्रकार की संरचना जिसको वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ रहे ना? आगे बढ़ते हैं। अंडप के फूले हुए भाग को अंडाशय, ठीक है बच्चों, अंडाशय कहते हैं, जिसमें बीजांडासन पर बीजांड लगे रहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या लगे रहते हैं? बीजांडासन पर बीजांड लगे रहते हैं। अंडप के ऊपर शीर्ष पर पराग कणों को ग्रहण करने वाली संरचना को वर्तिकाग्र कहते हैं। यानी आपको मैं यहीं पर बता देता हूं बच्चों, यहाँ पर जब भौरे तितली आकर्षित होकर आते हैं पुष्प पर, तो यहाँ से परागकोश से पराग कण चिपक जाते हैं, और जब वह भौरा तितली यहाँ वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तो यहीं पर वो क्या होते हैं? यह संरचना पर ही वो झड़ जाते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को ही हम लोग परागण कहते हैं। ठीक है बच्चों, वर्तिकाग्र कहते हैं, और वर्तिका के द्वारा यह जो लगी रहती है, वर्तिका के द्वारा क्या है बच्चों? यह लगी हुई है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लघु बीजाणुधानी के बारे में यानी पुंकेसर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु बीजाणुधानी एवं परागकण, यानी किसके भागे बच्चों? पुंकेसर के। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर करा है, आवृत बीजी पादपों में पुष्प के नर जननांग को
पुमंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, पुंकेसरों से मिलकर पुमंग का निर्माण होता है। सामान्य रूप से परागकोश में दो पालियां पाई जाती है जिन्हें परागकोश कहते हैं। परागकोश आपस में तथा पुतंतु के साथ योजी ऊतक के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है बच्चों, परागकोश का पुतंतु से जुड़ाव भी भिन्न भिन्न पुष्पों में विभिन्न प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर है घास कुल के पुष्पों में परागकोश मुक्त दोली होते हैं। कुछ में पुतंतु परागकोश की पूरी लंबाई में जुड़ा होता है। ठीक है बच्चों, परागकोशक को पोषण प्रदान करने के लिए योजी में संवहन पुल उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, प्रत्येक परागकोश में दो कोष्ठक पाई जाती है जिन्हें परागधानी या बीजाणुधानी कहा जाता है। इस प्रकार एक परागकोश में 4 परागधानियां उपस्थित होती है। ठीक है बच्चों, कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं यह इसके 4 कोष्ठकों को। ठीक है, यह आपके 4 है। ठीक है, यह है आपका 4 भाग है। ठीक है, जिसको डाइथिकस कहते हैं। ठीक है, ये आपने इस प्रकार से देखा है। ठीक है, अब इसका यहाँ पर अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है, यानी इसको यदि बीच से ऐसे काट दिया जाए तो यहाँ पर इस प्रकार से 4 कोष्ठकों के रूप में आपके बने होते हैं। और इन्हीं कोष्ठकों के अंदर, ठीक है बच्चों, पराग यानी धानियों के अंदर ही परागकण क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। आप देख भी रहे हैं, इनको काटेंगे तो इस प्रकार से संरचना बन रही है बच्चों, इस प्रकार से संरचना। और इसी परागधानियों के अंदर ही क्या होते हैं बच्चों? परागकण भरे होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे इसका, तो एक परिपक्व पुंकेसर की संरचना का विस्तृत अध्ययन उनकी अनुप्रस्थ काट के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग, प्रत्येक पराग कोष्ठ में, ठीक है बच्चों, 2 कोष्ठक उपस्थित होते हैं जो पराग कोशक की संपूर्ण लंबाई में क्या होते हैं? फैले रहते हैं और अनुप्रस्थ काट में गोलाकार दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं बच्चों? इस प्रकार से गोलाकार दिखाई देते हैं। ठीक है, इन पराग कोष्ठकों को लघु बीजाणुधानी या परागधानी कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? इन्हीं को, जिसमें पराग भरा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? परागधानी कहते हैं। ठीक है बच्चों, परागधानी कहते हैं। सामान्यतः एक पराग कोश में 4 परागधानियां उपस्थित होती है जिनमें परागकण या लघु बीजाणु मातृकोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण या लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रत्येक पराग कोष्ठ में कोशिका के 4 स्तर पाए जाते हैं। बाहर से अंदर के क्रम में सबसे बाहरी स्तर को बाह्य त्वचा, दूसरे स्तर को अंतः त्वचा, ठीक है, या अंतः स्तर एंडोथीसियम, ठीक है, तीसरे स्तर को मध्य परत एवं चौथे, ठीक है, स्तर को टेपिटम कहते हैं। बाह्य त्वचा, अंतः स्तर एवं मध्य परत तीनों मिलकर सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करते हैं। ठीक बच्चों, अंतः स्तर आर्द्रता ग्राही यानी रेशेदार एवं एक कोशिका मोटा होता है। अंतः स्तर पराग कोष्ठ के स्फुटन में मदद करता है। यह स्तर पराग कोशक के चारों ओर स्थित होता है। अतः अंतः स्तर से अंदर की तरफ 1 से 3, ठीक है, कोशिका मोटा मध्यम स्तर का माने स्तर पाया जाता है और सबसे अंदर की ओर एक कोशिका मोटा, ठीक है, स्तर टेपिटम पाया जाता है, जिनकी कोशिकाएं प्रायः बहुकेंद्रकीय एवं सघन कोशा द्रव्य वाली होती है। इनका प्रमुख कार्य परागकणों को विकास के समय पोषण प्रदान करना होता है। मध्य स्तर और टेपिटम पराग कोष्ठकों को चारों ओर से अलग अलग माने घेरे रहते हैं। टेपिटम पराग कण के बाह्य चोल के बनने में क्या करता है बच्चों? सहायता करता है। ठीक है, यानी इस प्रकार से आप संरचना देखेंगे तो यह वाला जो यह भाग है
यहाँ पर। तो इस प्रकार की संरचना में जो यह अंदर वाला भाग है इसी को हम लोग टेपिटम कहेंगे, यह वाला भाग को। ठीक है बच्चों, जो बाह्य वाला है इसको एपिडर्म कहेंगे और मध्य वाले को एंडोथीसियम कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद यह है आपका टेपिटम है, यह आपका क्या है बच्चों, टेपिटम है इस प्रकार से। और यह है आपका मिडिल, यहाँ पर लेयर है, मिडिल लेयर है। और यही क्या करते हैं, बीज के यानी परागकण जो है उसके बाह्य चोल के रूप में यानी बनने में कोई सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी आप इसको यदि और अच्छे से देखेंगे तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे तो यही आपका है मदर सेल है आपका। ठीक है बच्चों, क्या है, मदर सेल। और इसी के अंदर देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों क्या है, यही वाला, इसी वाले को मैं बता रहा था आपको, ऐसी संरचना में इसको ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, टेपिटम कहते हैं। और यह जो स्तर है इसको मिडिल लेयर कहते हैं, और बीच वाले स्तर को हम लोग कहेंगे एंडोथीसियम कहेंगे, और बाह्य वाले स्तर को क्या कहेंगे, एपिडर्मिस कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से संरचना है। यानी इसका यदि अनुप्रस्थ काट ऐसे इस प्रकार से भी देख सकते हैं, यह अनुप्रस्थ काट है इस प्रकार से, यह वाला भाग एक है आपका बच्चों, इसके बाद यह वाला भाग है, यह वाला भाग है, और यह वाला भाग है। और इसके अंदर क्या भरे हैं बच्चों, ये सभी क्या भरे हैं बच्चों, परागकण इस प्रकार से भरे हुए हैं। समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से यह पराग कोश भरे हुए हैं। अब चलिए बच्चों हम लोग अध्ययन करते हैं परागपुट अथवा लघु बीजाणु धानी का जो परिवर्धन होता है, यानी कैसे बनते हैं, इसके अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है, इनका निर्माण कैसे होता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पर परागपुट अथवा लघु बीजाणु धानी का परिवर्धन यानी कैसे इसका डेवलपमेंट होता है। देखेंगे, युवावस्था में परागकोश विसर्ज्य योतक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये कोशिकाएं चारों ओर से एक कोशिका मोटे बाह्य स्तर द्वारा घिरी रहती है। परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्था में परागकोश आयताकार दिखाई देता है, लेकिन जल्दी इसका परिवर्धन चार पालियों के रूप में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है बच्चों, परागकोश की अनुप्रस्थ काट होने पर इसमें दो प्रमुख परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं परिवर्तन इसमें, प्रथम परिवर्तन केंद्र में प्राक संवहन ऊतक बनना प्रारंभ हो जाता है, जिससे संवहन पुल बनते हैं। संवहन पुल के चारों ओर योजी ऊतक उपस्थित होता है। दूसरे परिवर्तन चारों पालियों में बाह्य त्वचा के नीचे अधर त्वचा की कुछ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से क्या हो जाती है बच्चों, बड़ी हो जाती है, जिसमें सघन कोशाद्रव्य एवं अस्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है। इन कोशिकाओं को प्रपशु, ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, प्रपशु आरंभक कोशिका, ठीक है बच्चों, कहा जाता है। प्रपशु कोशिकाएं, ठीक है बच्चों, परिणत विभाजन के द्वारा विभाजित होकर बाह्य त्वचा की तरफ प्राथमिक भित्तीय कोशिका और अंदर की तरफ प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका को बनाती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसका निर्माण करती है। ठीक है, अब उसी में हम लोग देख लेते हैं, आगे करा है, प्रत्येक प्राथमिक भित्तीय कोशिका परिणत विभाजन के द्वारा बाहर की ओर अंतः भित्तीय कोशिका और अंदर की ओर भित्तीय कोशिका बनाती है। इन दोनों कोशिकाओं के द्वारा एक भित्ति का निर्माण होता है, जिसे परागपुट कहते हैं। ठीक है बच्चों, परागपुट की आंतरिक परत पोषक कोशिकाओं के रूप में कार्य करती है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, टेपिटम कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहीं आपके सीलों में यह परिवर्धन हो रहा है इस प्रकार से, और यह परिवर्धन के बाद आपका, ठीक है बच्चों, यहाँ पर टेपिटम और अन्य मदर सेल लघु बीजाणु इस प्रकार से इसमें बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, और यह चित्र है आपका करा है, प्रत्येक प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका अनियमित विभाजन के द्वारा परागपुट के अंदर परागकण या लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं के समूह को बनाती है। यानी इस प्रकार से बच्चों विभाजन होता जाता है और अंत में वह क्या बनाती है, परागकण या लघु बीजाणु, ठीक है, मातृ कोशिका के समूह के रूप में यहाँ पर है, यहाँ पर यह मातृ कोशिका के रूप में इस प्रकार से यह इसका बनना शुरू होता है। ठीक बच्चों, चलिए हमने लघु बीजाणु
देखा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे इसके और कैसे कैसे परिवर्धन होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर लघु बीजाणु जनन, ठीक है बच्चों, लघु बीजाणु जनन देखेंगे। परागपुट में पाए जाने वाले पराग कण या लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं, ठीक है बच्चों, यानी पीएमसी, यानी कह सकते हैं पोलन मदर सेल, एक दूसरे से अलग होकर गोल आकार के हो जाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं पोषण प्रदान करती है और प्रत्येक परागकण या लघु बीजाणु मातृ कोशिका का केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर 4 केंद्रक बनाता है, ठीक है बच्चों, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका या जनक कोशिका की आधी रह जाती है। द्विबीजपत्री पौधों में 4 केंद्रक बनने के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है, लेकिन कुछ एक बीजपत्री पादपों में कोशिका द्रव्य में विभाजन प्रथम सूत्री विभाजन के पश्चात ही संपन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बने हुए 2 केंद्रक कोशिका भित्ति के द्वारा अपने अपने कोशिका द्रव्य से अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन को उत्तरोत्तर या क्रमिक विभाजन कहते हैं। यह विभाजन जिसमें और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के बाद, ठीक है बच्चों, बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन संपन्न होता है, उसे युग्मपद कहते हैं, ठीक है बच्चों। प्रायः लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं, यानी इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यह मदर सेल है जिसके अंदर यहाँ पर है डाइपोलाइड है, और यह किस में 2 भागों में बट गया, ठीक है बच्चों, चेंज हो गया, और 2 से कितने में हो गया, यह 4, यानी 4 डॉटर यहाँ पर न्यूक्लियाई हो गए, ठीक है बच्चों, और इस प्रकार से व्यवस्थित हो गए। फिर यहाँ पर यह व्यवस्थित हो गया, ठीक है, और यह इनका क्रम चलता रहेगा कब तक, जब तक ये 4 भागों में यानी लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में व्यवस्थित नहीं हो जाते, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से उनका ये विभाजन होता है, ठीक है, आंतरिक विभाजन इस प्रकार से उनका प्रारंभ होता रहता है और यह चलता रहता है, ठीक है बच्चों, कब तक, जब तक इनमें 4 इस प्रकार से लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में व्यवस्थित नहीं हो जाते, ठीक है, ठीक बच्चों। अब हम लोग हेडिंग देखेंगे, परिपक्व जो परागकोश का माने फटना, ठीक है, स्फुटन के बारे में देखेंगे, कैसे यह जब परिपक्व हो जाते हैं परागकोश तो इनके फटने का स्तर कैसा है, किस प्रकार से स्फुटन होता है, इसमें देखेंगे। करा है परागकोश के परिपक्व होने पर मध्य स्तर एवं टेपिटम नहीं हो जाते, जिससे परागकोश की भित्ति में बाह्य त्वचा, ठीक है बच्चों, एवं अंतः त्वचा शेष रह जाती है। परागकोश का स्फुटन प्रायः परागधानियों के मिलने के स्थान पर यानी अनुदैर्ध्य दरारों के द्वारा होता है। कभी कभी यह अग्र छिद्रों, अनुप्रस्थ दरारों या कपटों द्वारा भी होता है। स्फुटन के फलस्वरूप परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी इस प्रकार से देख रहे हैं, यह आपका अनुप्रस्थ है, आपका बच्चों अनुदैर्ध्य है, यहाँ पर देख रहे हैं यह जो भाग है इसी से फटकर इसमें से परागकण बाहर निकलेंगे, ठीक है बच्चों, या ऊपर वाले भाग से, यहाँ पर इस चित्र में ऊपर वाले भाग से ही फटकर यहाँ से परागकण बाहर निकलेंगे, या यहाँ से डब्बे के समान यह खुल जाएगा और इस प्रकार से यह परागकण बाहर निकलेंगे, या इस प्रकार से फटने को, ठीक है बच्चों, इस स्फुटन को ही हम लोग क्या कहेंगे, परागकोशों का स्फुटन। इस प्रकार से दरार पड़ने, छिद्रों से, कपाटों से, किसी से भी ये स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे जो परागकण है इसकी संरचना कैसी है, ठीक है बच्चों, जो परागकण है इसकी संरचना कैसी होती है, यह आपका स्फुटन था, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं परागकण की संरचना, ठीक है बच्चों, क्या देखते हैं हम लोग, अब हेडिंग रहेगा परागकण की संरचना, ठीक है बच्चों। तो आप 0 to पाई क्लासेज के चैनल के साथ जुड़िए, ठीक है बच्चों। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर फुल बेस्ड कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है बच्चों, 9, 10, 11, 12 की सभी विषय की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है बच्चों, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़िए, ठीक है। और जो भी क्यूरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस 0 to पाई क्लासेज के परिवार को, ठीक है, बड़ा कीजिए बच्चों,
ठीक है, यहाँ पर आपको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट अध्ययन कराया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर परागकण की संरचना देख रहे थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर है नर युग्मकोद्भवी की प्रथम कोशिका को लघु बीजाणु या परागकण कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रत्येक परागकण या लघु बीजाणु एक अति सूक्ष्म संरचना है जिसकी आकृति गोल, अंडाकार या बहुफलकीय होती है। यह एक कोशिकीय संरचना है जिसके चारों ओर द्विस्तरीय बीजाणु भित्ति पाई जाती है। ठीक है बच्चों, बाह्य स्तर मोटा होता है, कठोर होता है या खुरदरा होता है या क्यूटिन्युक्त होता है। ठीक है बच्चों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य चोल कहते हैं। बाह्य चोल भी विभिन्न रूपों में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, यह मस्यदार हो सकता है, सुलमय हो सकता है, जालिका रूपी हो सकता है या कभी कभी यह कैसा हो सकता है, चिकना भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, बाह्य चोल को हम लोग स्पोरोपोलेनिन नामक पॉलीसेकेराइड से क्या होता है बच्चों, जो आपने देखा होगा बीजे को ऊपर जो बाह्य चोल पाया जाता है, जैसे आपने मूंगफली खाया होगा तो मूंगफली को जब हटाते हैं उस बीज के ऊपर तो यहाँ पर आपने देखा होगा कथई कलर का, ठीक बच्चों, एक और भाग पाया जाता है, वह बाह्य चोल किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है बच्चों, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, नामक पॉलीसेकेराइड से बना होता है। स्पोरोलेनिन जीव जगत में पाया जाने वाला सबसे अधिक प्रतिरोधी, ठीक है बच्चों, कार्बनिक पदार्थ है। इस पर रसायनों, अम्लों, क्षारों एवं उच्च ताप का कोई प्रभाव नहीं होता। स्पोरोपोलेनिन को विघटित करने वाले कोई भी एंजाइम अभी तक ज्ञात नहीं है। ठीक बच्चों, बाह्य चोल का विघटन आसानी से नहीं होता है, इसलिए परागकण जीवाश्मों के रूप में भी परिरक्षित होते हैं यानी सुरक्षित रहते हैं। बाह्य चोल पर विभिन्न प्रकार के अलंकरण पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री पादपों के परागकणों के बाह्य चोल पर एक या अधिक वृत्ताकार धब्बों से बने होता अधिक होता है, माने धब्बे होता है, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, उसे जनन छिद्र कहते हैं। परागकण या लघु बीजाणु के अंकुरण करने पर पराग नलिका इन्हीं छिद्रों के द्वारा बाहर निकलती है। ठीक है बच्चों, एक बीजपत्री पादपों में केवल एक जनन छिद्र पाया जाता है। ठीक है, जबकि रैननकुलस में 15 से 30 तक जनन छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे जनन छिद्र पाए जाते हैं। कभी कभी जनन छिद्रों पर स्पष्ट ढक्कन के समान संरचना पाई जाती है जो अंकुरण के समय कपाट के समान बाहर की ओर खुलती है। अगुणित लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद्भवी की प्रारंभिक अवस्था को प्रदर्शित करती है। ठीक है बच्चों, जो अभी मैं बता रहा था, आप जो परागकण है उसकी बाह्य संरचना पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है, या इस प्रकार से या ऐसे या इस प्रकार से अनेकों माने परतें पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, जो चिकना, खुरदरा, मस्सा के समान, ठीक है बच्चों, या धब्बेदार या कैसे भी हो सकती है। ठीक है, आगे बाह्य चोल के ठीक नीचे एक पतला एवं लचीला स्तर पाया जाता है, इसे अंतः चोल कहते हैं। यह पेक्टिन एवं सेल्यूलोज से बनी होती है। अंकुरण के समय प्रायः, ठीक है बच्चों, बाह्य अंतः जो अंतः चोल है, अंतः चोल पराग नलिका बनाती है। परागकण के कोशाद्रव्य में पोषक एवं सघन केंद्रक पाया जाता है। परागकण का केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर 2 केंद्रक बनाता है, जिसमें से एक केंद्रक कोशाद्रव्य में पड़ रहता है। इसे अब कायिक कोशिका माने कहा जाता है। ठीक है बच्चों, कायिक कोशिका कहा जाता है। दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा यहाँ पर देखेंगे, जिसे हम लोग दूसरा केंद्रक अपने चारों ओर सघन कोशाद्रव्य इकट्ठा करके जनन कोशिका को बनाता है। पराग कोश का स्फुटन के समय परागकण, ठीक है बच्चों, परागकण यानी नर युग्मकोद्भवी 2 कोश की अवस्था में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों के परागकणों में 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। इन्हें ट्राइकोल पेट कहते हैं। एक बीजपत्री के परागकण पर केवल एक जनन छिद्र होता है,
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकोल्पेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, मिराबिलिस जलापा के परागकण 200 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं। परागकण का जो अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा है उसे परागाणु विज्ञान कहते हैं, पोलिनोलॉजी कहते हैं। ठीक बच्चों, यही उसकी यह संरचना है, परागकण की यह संरचना है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं परागकण की संरचना। ठीक है बच्चों, यह आपकी परागकण की संरचना है। ठीक है, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह संरचना इस प्रकार से, यह पूरी की पूरी संरचना। ठीक है, यही इसी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, बाह्यचोल, अंतःचोल। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कह रहा है नर युग्मक दंभी का जो परिवर्धन होता है किस प्रकार से होता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। परागकण परागपुट से द्विकेंद्रीय अवस्था में मुक्त हो जाते हैं। परागकण परागण की प्रक्रिया द्वारा समान जाति की वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरित हो जाते हैं। विभिन्न कार्बनिक पदार्थ, जिसमें मुख्यतः शर्करा है, परिपक्व वर्तिकाग्र से स्रावित होते हैं। परागकण जल एवं शर्करा का अवशोषण करके फूल जाते हैं। अंतःचोल नर जनन छिद्र द्वारा बाहर वृद्धि करके पराग नलिका का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं बीजांड। ठीक है बच्चों, या गुरु बीजाणु धानी के बारे में देखेंगे। इसका परिभाषा क्या है, तो परिपक्व बीजांड एक गोलाकार संरचना के रूप में पाया जाता है जो निषेचन के बाद बीज में बदल जाता है। प्रत्येक बीजांड एक वृंत की मदद द्वारा बीजांडासन से जुड़ा होता है, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। वह बिंदु जो बीजांड को बीजांड वृंत के द्वारा जुड़े रहता है उसे नाभिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे क्या कहते हैं हम लोग, नाभिका कहते हैं। कुछ बीजांडों में बीजांड वृत्त नाभिका से ऊपर बीजांडकाय के पार्श्व में एक आधा उभार का निर्माण करते हैं, जिसे रैफी कहते हैं। बीजांडकाय का वह भाग जो मृदुतकीय कोशिकाओं से निर्मित होता है उसे बीजांडकाय कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बीजांडकाय कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर बीजांडकाय प्रायः 2 आवरणों से बना होता है, जिन्हें क्रमशः बाह्य अध्यावरण एवं अंत अध्यावरण कहते हैं। जब बीजांड 2 अध्यावरणों से घिरा होता है तब इसे बाइटेग्मिक कहते हैं। कुछ बीजांडों पर केवल एक ही अध्यावरण पाया जाता है तब उसे यूनिटेग्मिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अध्यावरणों के शीर्ष पर एक छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार पर बीजांड द्वार वाले सिरे को बीजांड द्वारी छोर कहते हैं। ठीक है बच्चों, बीजांड द्वार का आधार जिस स्थान से अध्यावरण निकलते हैं उस स्थान को निभागी छोर कहते हैं। ठीक है बच्चों, निभागी छोर कहते हैं। चलिए यहाँ पर यही आपका निभागी छोर कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, यही वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, निभागी छोर कहते हैं। ठीक है बच्चों, यही निभागी छोर कहलाते हैं यहाँ पर इस चित्र में। ठीक है, आगे परिपक्व बीजांडकाय के मध्य में थैले की समान संरचना पाई जाती है, जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। वास्तव में भ्रूणकोश को ही मादा युग्मकोद्भी कहते हैं। यह गुरु बीजाणु से ही बनता है। भ्रूणपोष में बीजांड द्वार के सिर की ओर स्थित 3 कोशिकाओं के समूह को अंडप उपकरण कहते हैं। 3 कोशिकाओं के इन समूहों में से मध्य में स्थित पड़ी तथा अस्पष्ट कोशिका को अंडाणु या अंड कोशिका कहते हैं और शेष 2 पार्श्व कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे, इस प्रकार से यह आपका है, यह है आपका बच्चों, इसी को बीजांड द्वार कहते हैं। इस चित्र में यहाँ पर ध्यान दीजिए, और इसके विपरीत वाले छोर को यहाँ पर, यह बीजांड द्वार के विपरीत छोर को, इस वाले भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं, निभागी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देख रहे हैं भ्रूणपोष। भ्रूणपोष के अंदर क्या है बच्चों, यहाँ पर भ्रूणपोष के अंदर थैली के समान जो है यह भ्रूणपोष है और इसके अंदर 3 कोशिकाओं का समूह है। इस प्रकार से क्या है बच्चों, 3 कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, 3 कोशिकाओं जो मध्य में है इनको समूह है, जिसमें से एक जो है वह मुख्य है और यह जो 2 है
यह क्या है बच्चों, ये सहायक है, ये सहायक कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये क्या कहलाती है, सहायक कहलाती है। ठीक है। निभागी छोर की तरफ 3 कोशिकाओं के समूह पाया जाता है, जिन्हें प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं कहते हैं, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, यही है आपका प्रतिध्रुवीय, जो दूसरी तरफ रहता है। उपरोक्त 6 कोशिकाओं के अलावा भ्रूणपोष के अंदर केंद्रक में 2 केंद्रक अर्ध संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये दोनों केंद्रक कोशिका द्रवी सूत्रों की मदद से भ्रूणपोष के लगभग मध्य में स्थित रहते हैं, जिनके केंद्रक को पृथक रूप से ध्रुवीय केंद्रक एवं संयुक्त रूप से द्वितीय केंद्रक कहते हैं। यह आपके भ्रूणपोष की संरचना थी बच्चों, इस प्रकार से। ठीक है, हमने इसका अध्ययन किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग परागण पढ़ते हैं। पोलिनेशन किसे कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखते हैं हम किसे कहेंगे। तो किसी पुष्प के पराग कोशों से मुक्त पराग कणों का उसी पुष्प का उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, परागण कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, तो पुष्प वहीं रहना चाहिए और उसी की जाति भी होनी चाहिए। ठीक है, या आपका जाति वही रहनी चाहिए, दूसरा भी पुष्प हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं यही परागण कहलाता है। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि तब परागण 2 प्रकार से हो सकता है। कैसे, या तो स्वयं का स्वयं के साथ हो सकता है, या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प में हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यह है परागण के प्रकार। तो परागण 2 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है बच्चों, तो स्वपरागण तथा दूसरा क्या है, पर परागण। ठीक है, तो स्वपरागण किसे कहते हैं बच्चों, सेल्फ पोलिनेशन किसे कहते हैं, तो जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। इस प्रकार स्वपरागण उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्पों में या एक ही पादप के 2 एकलिंगी पुष्पों में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। ठीक बच्चों, यहाँ पर देखेंगे तो जो स्वपरागण है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इसको स्वयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं। दूसरा इसका यहाँ पर सजात पुष्पी या आपको जीटोनोमेगी कहते हैं। यहाँ पर जब एक पुष्प के परागकण उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब उसे सजात पुष्पी कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्लाइड तैयार किया गया है आपका। तो यहाँ पर देखिए, यह है आपका परागण, और परागण में आपने देखा, ध्यान देंगे तो परागण कितने प्रकार के बच्चों, 2 प्रकार के। कौन कौन, स्वपरागण और पर परागण। तो स्वपरागण भी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक स्वयुग्मन और एक सजात पुष्पी। ठीक है बच्चों, पर परागण तो एक होता है अजैविक साधनों द्वारा, दूसरा होता है जैविक साधनों द्वारा। अजैविक साधन में क्या क्या है बच्चों, वायु परागण है, जल परागण है। ठीक है बच्चों, और जैविक साधनों द्वारा होता है तो जंतु परागण। अब जंतु परागण के भी भाग है, तो कीट परागण है, पक्षी परागण है, चमगादड़ परागण है, घोघा परागण है, चींटी परागण है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्वपरागण के लक्षण क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे स्वपरागण में बीज उत्पन्न करने में केवल एक पादप माने काम आता है। 2 भिन्न पादपों पर उत्पन्न होने वाली एक लिंगी पुष्प अर्थात द्वितीयक पादपों के पुष्पों में यह क्रिया बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग पर परागण के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे, जब परागण समान जाति के दूसरे पुष्पों के या पादपों के मध्य या दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है तो इस प्रकार के परागण को हम लोग पर परागण कहते हैं। ठीक है बच्चों, पर परागण एक लिंगी या उभयलिंगी या दोनों प्रकार के पुष्पों में संभव है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसके भी देखेंगे, यहाँ पर कारक, यहाँ पर सहायक कारक क्या क्या है तो देखेंगे, एक पुष्प के परागकणों के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए जिन साधनों या कारकों की आवश्यकता होती है उन्हें कर्मक कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है कीट, जंतु, वायु, जल। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कीट, जंतु, वायु, जल के द्वारा होने वाले परागण को क्रमशः कीट के द्वारा होगा तो इसको एंटोफेमिली कहते हैं, एंटोमो
फीली कहते हैं। ठीक है बच्चों, जंतु द्वारा होगा तो जूफिली कहेंगे, वायु द्वारा होगा तो यहाँ पर एनिमोफिली कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर और जल द्वारा होगा तो बच्चों हाइड्रोफिली कहते हैं। किसे कहते हैं? जल द्वारा होगा तो हाइड्रोफिली कहते हैं। ठीक है बच्चों, जंतु एवं कीट जैविक कारक है तथा जल एवं जो वायु हो क्या है? अजैविक कारक है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कीट परागण। तो कीट परागण किसे कहते हैं? जब पुष्पों में परागण कीटों के द्वारा होता है तब उसे कीट परागण कहते हैं। कीट परागण पुष्पों में माने कैसे क्या क्या कारण है? जैसे सूरजमुखी में, ठीक है बच्चों, तो वह उसके कलर को, ठीक है बच्चों, देखकर आकर्षित होता है, उसके बाह्य दल को देखकर आकर्षित होता है, उसके रंगों को देखकर, उसके सुगंध को, उसके मकरंद को, या इसके अनेकों प्रकार है बच्चों, जिस प्रकार से माने कीट आकर्षित होते हैं और परागण की क्रिया को क्या करते हैं? संपन्न कराते हैं। ठीक है, दूसरा बच्चों है वायु परागण। वायु परागण कैसे होता है? तो पुष्पों में वायु की सहायता से होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं। इन पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं। जैसे किसमें होता है बच्चों? आपने देखा होगा या आप में गेहूं में, जौ में, मक्का में, यह जब हवाएं चलती है तो लसराने लगता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से उसमें परागण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, यहाँ पर इनकी विशेषता यह है कि अब पुष्प के आकार, परिमाप, पुष्प का आकर्षण, वर्तिकाग्र वर्तिका पर पहुंचने की संभावना, पुंकेसरों की लंबाई, इन सभी कारकों पर वायु परागण निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अब जल परागण। तो पुष्पों में जल की सहायता से होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं। जब जल परागण जो होता है माने जल परागण जल के अंदर ही होता है। ठीक है बच्चों, तो उसे अधोजल कहते हैं। जब परागण कहाँ हो बच्चों? जल के अंदर हो तब उसे अधोजल परागण कहते हैं। जैसे जोस्टेरा है, समुद्री घास है। ठीक है, जब परागण पानी की सतह यानी ऊपरी वाले भाग पर हो, ठीक है बच्चों, तो उसे हम लोग कहेंगे अधिजल परागण। जैसे आपका हाइड्रिला है, यहाँ पर नयास है, वेलिस नेरिया है यहाँ पर, और इस प्रकार से और भी है। ठीक है बच्चों, यह आपने हाइड्रिला नाम सुना होगा। ठीक है, यह जल परागण में हाइड्रिला है, जोस्टेरा मैनीरा है, या वेलिसनेरिया में भी जल परागण इसी प्रकार से होता है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब जंतु परागण देखेंगे हम लोग। जंतु परागण, तो जंतु पुष्पों में जंतु के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं बच्चों? जंतु परागण कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ पादपों में परागण कीटों, पक्षियों, चमगादड़ों, घोंघों, चींटियों इत्यादि के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, जो कीट परागण होता है इसको कहते हैं एंटोमोफिली। पक्षी वाले परागण को क्या करते हैं? आथिनोलॉजी कहते हैं। चमगादड़ परागण को क्या कहते हैं? काइरोटेरोफिली कहते हैं। घोंघा परागण को मेलेकोफिली कहते हैं। चींटी परागण को मर्मिकोफिली कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यह संपन्न हुआ। चमगादड़ के द्वारा होगा, घोंघा के द्वारा होगा, चींटी के द्वारा होगा। इस प्रकार से अनेकों माने यह परागण की क्रिया है। चलिए हम लोग देखते हैं स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर क्या क्या है। ठीक है बच्चों, स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर क्या क्या है यहाँ पर देखेंगे। तो स्वपरागण और पर परागण। तो स्वपरागण में जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। पर परागण में जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे बच्चों? पर परागण के। यह दोनों में अंतर है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे स्वपरागण में, यह उभयलिंगी पुष्प में होता है। जब पुष्प एकलिंगी होते हैं तो नर एवं मादा पुष्प एक ही पादप पर होते हैं। पर परागण में क्या होता है बच्चों? यह कई प्रकार के पुष्प अर्थात द्विलिंगी या एकलिंगी में होता है। नर एवं मादा पुष्प अलग अलग पादपों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यह है। आगे बढ़ते तीसरा देखेंगे, पुष्प के नर एवं मादा जननांग एक साथ परिपक्व होते हैं, अर्थात ये कहते हैं समकाल पक्वता पाई जाती है इसमें। ठीक है बच्चों, दूसरे वाले में पर परागण में पुष्प के नर एवं मादा जनांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे? भिन्न काल परिपक्वता कहेंगे। ठीक है, स्वपरागण पुष्प प्रायः सुगंध रहित, अनाकर्षित, छोटे एवं मकरंद रहित माने पाए जाते हैं स्वपरागण में। लेकिन पर परागण में पुष्प यानी प्रायः आप देख रहे हैं तो गंधयुक्त, आकर्षण,
बड़े छोटे समूहों के रूप में मकरंद युक्त पाए जाते हैं, या डिफरेंस है बच्चों। पांचवा है स्वपरागण में पराग कणों के लिए बहुत कम परागण की आवश्यकता होती है, ठीक है, बहुत कम। लेकिन पर परागण में इसमें बहुत अधिक परागकण माने बेकार होते हैं, ठीक है बच्चों। छठा देखेंगे स्वपरागण में, तो कुछ पादपों में पुष्प कभी खिलते ही नहीं है, अर्थात ऐसे पुष्प को अनुन्मिल्य कहते हैं। लेकिन पर परागण में इस प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं पाई जाती, ठीक है बच्चों। यह है आपका परागण और पर परागण में अंतर था, ठीक है बच्चों। तो आप 02 पाई क्लासेज के चैनल के साथ जुड़िए बच्चों। यहाँ पर कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आपको सभी विषयों की तैयारी, ठीक है बच्चों, 9, 10, 11, 12 क्लासों का सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार को बड़ा कीजिए, ठीक है बच्चों। जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं निषेचन फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। देखेंगे नर तथा मादा जनन इकाइयों या युग्मकों के संयोजन यानी संलयन की क्रिया को ही हम लोग निषेचन कहते हैं। यह क्रिया पुष्पी पादपों में पराग कणों द्वारा बने हुए नर युग्मक में बीजांड में उपस्थित अंड कोशिका के संयोजन द्वारा होती है, जिसकी खोज सर्वप्रथम स्टाच बर्जर नामक वैज्ञानिक ने 1884 ईस्वी में की थी, ठीक है बच्चों। बीजांड में प्रवेश के बाद पराग नलिका बीजांडकाय को भेद कर पराग कोश तक पहुंचती है, ठीक है बच्चों। यह है आपका, इस प्रकार से यह निषेचन कराता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे प्रायः नर युग्मक सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं। इनमें से एक अंड कोशिका की तरफ जाता होता है, माने सम्मिलित हो जाता है, और जो भी बचते हैं वो सहायक कोशिका की ऊपरी भित्ति पर एक फिलीफार्म उपकरण द्वारा उपस्थित होता है, जो पराग नलिका को अंड तक पहुंचाने में सहायता करता है। यानी वैकल्पिक रूप में आप कह सकते हैं बच्चों, पराग नलिका का अंतिम शीर्ष अंडप उपकरण में सहायक कोशिका एवं अंड कोशिका के मध्य से या सहायक कोशिका को भेदकर भ्रूणपोष में घुस जाता है, ठीक है बच्चों। और अंड कोशिका एवं ध्रुवीय कोशिकाओं के बीच पहुंचकर पराग नलिका अंतिम शीर्ष फूलता है और अंत में विघटित हो जाता है, और दोनों नर केंद्रक कोशा द्रव्य के साथ, ठीक है बच्चों, कोशा द्रव्य के साथ भ्रूणकोश में मुक्त होते हैं। परंतु कुछ परिस्थितियों में पराग नली का अग्र शीर्ष दो भागों में बंट जाता है, जिसका एक भाग अंड कोशिका की ओर और दूसरा भाग द्वितीय केंद्र की ओर वृद्धि कर जाते हैं। इन दोनों के अग्र सिरे फटकर नए युग्मों को मुक्त करते हैं। विभिन्न पादप जातियों में पराग एवं निषेचन की क्रिया के बीच में लगने वाला समय भी अलग अलग होता है। यह समय कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक हो सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग द्वितीय निषेचन के बारे में पढ़ते हैं। देखेंगे बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन देखेंगे आवृत बीजी यहाँ पर भ्रूणपोष में एक नर युग्मक के अंड कोशिका के साथ संयोजित होने से द्विगुणित युग्मनज बनता है, जिसके बाद दूसरा नए युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों के मिलने से बने द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित केंद्रक बनाते हैं। इसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। यह क्रिया त्रिसमेकन कहलाती है। त्रिसमेकन के दौरान भ्रूणपोष में युग्मनज और प्राथमिक कोशिका भ्रूणपोष केंद्रक के अतिरिक्त सभी कोशिकाएं विलुप्त हो जाती है, ठीक है बच्चों। यह इसी प्रकार की हम लोग यहाँ पर आपने ध्यान दिया कि यह दो नर युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं, अर्थात निषेचन दो बार होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, द्विनिषेचन कहते हैं। जो है संयुग्मन और त्रिसमेकन दोनों ही निषेचन के भाग होते हैं, ठीक है बच्चों। आवृतबीजी पादपों में नर युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं, अर्थात दो बार निषेचन होता है, अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, दोहरा निषेचन भी कहते हैं, जिसकी खोज किसने की थी, SG नोवास्चियन ने सन 1892 ईस्वी में लिलियम तथा फ्रिटिलेरिया नामक पादप में की थी, जबकि युग्मक संलयन का अध्ययन स्ट्रासबर्जर ने सन 1884 ईस्वी में किया था। तो इस प्रकार से आपका द्विनिषेचन था, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे बीज तथा फल का निर्माण। देखेंगे द्विनिषेचन की क्रिया के बाद बने हुए भ्रूण तथा भ्रूणपोष में अनेक प्रकार के परिवर्तनों के साथ साथ अंडाशय और उसमें उपस्थित अन्य भागों में अनेक प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं।
जिसके द्वारा अंडाशय के फलावरण एवं बीजांडों के द्वारा बीज बनते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखेंगे फलावरण और बीजों को संयुक्त रूप से हम लोग फल कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, बीज किसे कहते हैं? तो पादपों में जब लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है, ठीक है बच्चों, उसी को हम लोग बीज कहते हैं। वास्तव में निषेचन बीजांड के रूप में ही बीज का निर्माण होता है। यह एक निषेचित एवं परिपक्व बीजांड होता है जिसके अंदर निलंबित जीवन को प्रदर्शित करता है और एक नन्हे भ्रूण यानी नन्हे पौधे के रूप में उपस्थित होता है, जो भविष्य में भ्रूण विकास के द्वारा एवं बीज अंकुरण के द्वारा, ठीक है बच्चों, यह पर्याप्त मात्रा में भोजन, पोषक पदार्थ आदि के रूप में सुरक्षात्मक आवरण के रूप में यह इकट्ठा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका यह पूरा था। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, और इस 0 to पाई क्लासेज के परिवार को, ठीक है बच्चों, बड़ा कीजिए। ठीक है, और जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद। ठीक है बच्चों, जय हिंद।